हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करते हैं मैथ का टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक फ्रैक्शन अगर अच्छे से याद है तो हम प्रश्नों को अच्छे से कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज हम आदित्य रंजन की ग्रुप डी के लिए बुकलेट आई हुई है मैथ की, जिसमें टोटल 1300 प्लस क्वेश्चन है हर टॉपिक के। यानी टोटल हमारे मैथ के अंदर कम से कम मान के चलो भी, कम से कम कह रहा हूँ 25 टॉपिक तो होंगे, 25-26 एडवांस के मिलाकर ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो 25 टॉपिक कौन से अबव यानी ज़्यादा ही होगा। तो सभी टॉपिकों को बारीकी से देखेंगे और प्रत्येक टॉपिक के मान के चलो 1300 प्लस क्वेश्चन है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जिनके 50 या 60 क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके 100 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आज हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। तो परसेंटेज के अंदर सबसे पहले आपको फ्रैक्शन अच्छे से आनी चाहिए। अगर 1 से लेकर 20 तक आपको फ्रैक्शन याद है तो जैसे जैसे फ्रैक्शन नहीं क्रिएट होगी तो मैं आपको याद करवाता चलूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं पहला टाइप और पहला पर्सन। पहला पर्सन शुरू करते हैं मैथ का। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि 75 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास 3 मीटर का कितना परसेंट है। तो 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर देखो 75 जो है सेंटीमीटर में है और यहाँ 3 मीटर में है। दोनों इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो क्या 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे? बिल्कुल। तो इसके अंदर हम जानेंगे ये 300 सेंटीमीटर के बराबर है। 300 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हमें पता चला कि ये तो 75 सेंटीमीटर है, ये 300 सेंटीमीटर है। एक चीज याद रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में जिनमें ऐसा कहा जाए कि ये जो वैल्यू है इसका कितना परसेंट है, तो जिसके साथ का जुड़ा होता है ना वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, और जो का जिसके अंदर नहीं जुड़ा वो वैल्यू ऊपर, और गुणा में 100 आप करोगे तो वो वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं इसको प्रश्न को। तो 75 सेंटीमीटर था, इसको 300 सेंटीमीटर हमने बनाया। 75 सेंटीमीटर तो ठीक है। तो हमें क्या है 75 सेंटीमीटर का 300 सेंटीमीटर का ये 75 कितना है। तो ये 75 जो है इस 300 सेंटीमीटर का कितना है, तो परसेंटेज में चेंज करने 100 से गुणा करेंगे। तो ये कैलकुलेशन है, देखो सिंपल सी, इसको करो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। तो ये 3 से देखो ये 25 बार कंप्लीट क्या होगा, कटेगा ये, यानी कि जो 25 इसका आंसर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा होगा। तो आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कहा गया है कि 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है। क्या कहा है कि 40 का 80% जो है 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है, यानी कि ये वैल्यू जो है इससे कितनी अधिक है। तो ये वैल्यू कितनी है बताओ, ये खुद से करो। ये 5 के भाड़े से कटेगा 5 बार, ये 20 आएगा ना, ये कितना आएगा बताओ। अगर 80% है तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब, यहाँ पर एक चीज जानना, परसेंटेज के अंदर मैं देखो ज्यादा बेस से शुरू नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोई फाउंडेशन नहीं बता रहा, यहाँ पर फाउंडेशन नहीं करवा रहा कि हर चीज को हम बारीकी से लेके चले, वरना मैं परसेंटेज को बहुत बारीकी से बताता। लेकिन आज तो हम सिर्फ क्वेश्चनों को शुरू करेंगे, यानी क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं हम, 1300 प्लस क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। तो परसेंटेज का मीनिंग एक जान लेना यहाँ पर आज, कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि 1/100। अगर कहीं पर आपको परसेंट दिखे उसकी जगह आप 1/100 लगा दो। तो यानी कि ये तो सिंपल सा है, देखो वैसे तो 40 है तो उसके गुना 4 इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 4/5। 4/5 कैसे आया, तो 80 है, उस परसेंट का मतलब 1/100 है, बटा में 100 आएगा, और ये कैंसिल होगा, दो जीरो, तो ये 8 के 32 मिलेगा हमें। तो 32 देखो 20 इससे कितना ज्यादा है 12। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें पता चला ये जो वैल्यू है 12 ज्यादा है। वेरी सिंपल प्रश्न था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर है तो इसे हम करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं, अब मैं तो टीचिंग
करने आया हूँ और आपको अच्छे से समझाने आया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई सिंपल सा प्रश्न है उसको भी मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको उड़ा नहीं सकता या कि मेरे को दिख नहीं रहा कि सिंपल इसको इस प्रकार से करेंगे हो जाएगा। तो वो ये दिक्कत होती है कि हम अगर पढ़ाते हैं यहाँ पर तो हमें भी उस प्रकार से देखना होता है कि सबसे कमजोर बच्चा भी समझ ले। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 के अंदर कहा गया है कि एक परीक्षा में बी ने 60 अंक प्राप्त किए जबकि ए ने 75 अंक प्राप्त किए, तो बी के अंक ए के अंकों का कितना परसेंट है। तो करते हैं प्रश्न को। कहा कि जो ए है ना उसने तो बनाए हैं 75 अंक। कितने बनाए? 75 अंक। और जो बी है ना उसने बनाए हैं अपने पास 60 अंक। तो बताओ ये जो बी के अंक है ना, बी के अंक, ये ए के अंकों का कितना परसेंट है, ए के अंकों का ये कितना परसेंट है। तो मैंने कहा था इस प्रकार के अगर प्रश्न आए तो जिसके साथ का जुड़ा होता है ना वो वैल्यू हमेशा नीचे, यानी कि 75 जो है ना 75। अब ये एक चीज ये होनी चाहिए, देखो अगर हम ये परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं ना तो ये चीज पता होनी चाहिए कि ऊपर भी अंक और नीचे भी अंक। जैसे कि पहला प्रश्न था, ऊपर था 75 सेंटीमीटर और इस 3 मीटर था, तो उसको हमने 300 सेंटीमीटर बनाया, क्योंकि जब ऊपर और नीचे दोनों यूनिट समान होती है तभी हम परसेंटेज वैल्यू निकाल पाते हैं। तो अब हमें तो ये पता है कि इसके 75 अंक है और ये भी अंक है, तो हमें पता है इसके साथ का जुड़ा है, यानी कि इस 75 का ये 60 कितना है ये हमें परसेंटेज में बताना है। ये तो जो सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन करो तो 25 दिए 75 और 25 चौके 100, 3 से काटोगे 20 बार और 20 से आप 4 को गुना करोगे, सिंपल सा आपको मिलेगा 80%। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 80%। अब हम क्वेश्चन चौथा कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कहा गया है कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपए था, इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपए है, तो रंजन का मासिक वेतन पिछले मासिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो पहले जो मासिक वेतन था वो हमारे पास था रंजन का, कौन है? रंजन। तो रंजन का जो मासिक वेतन पहले था वो था 34,500 रुपए। ठीक है जी, इतना 34,500। अब जो है उसका मासिक वेतन हो गया है 38,640 रुपए। तो बताओ कितने का इंक्रीज हुआ। तो मुझे दिखाई दे रहा है सीधा सीधा 4,140। कितना? 4,140 का इंक्रीज हुआ किस पर? 34,500 पर इंक्रीज हुआ। और गुने में हम 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें ये परसेंटेज में चेंज करना है। अब इस कैलकुलेशन को करना है। तो अब देखो इसको मैं देखता हूं कि पहले तो ये 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रही है। ठीक है जी, 3 से कटने के अलावा ये 5 से भी कट रहा है। हम सीधा क्या करते हैं, देखो 3 से भी कट रही है दोनों, ये और ये भी 3 से कट रहा है और ये 5 से कट रहा है, सीधा 15 से काट लेते हैं। तो देखो 15 दुए अपने पास 30, 15 तिये 45 और ये 00, यानी कि अपने पास इतना मिला। फिर इसको 15 से काटो, देखो तो 15 दुए 30, 15 दुए 30, हमारे पास बचेंगे 11 बचेंगे, हमारे पास हो जाएंगे 114। अब 15 8 120, बिल्कुल। तो 15 7 105 करना पड़ेगा, 105। तो बचेगा हमारे पास 9, तो 15 6 90, यानी कि 276 15 से कट गया। और ये 23, ये 00 में इस प्रकार काट देता हूँ और 23 इसको काटता हूँ, तो 23 एकम 23 और 23 दुआ 46, यानी कि 12% जो है रंजन के मासिक वेतन में इंक्रीज हुआ है। 34,500 से 38,640 हुआ, इंक्रीज हुआ 4,140 का, जो कि 34,500 पर परसेंटेज वैल्यू निकलने के बाद 12% बना। तो हमें पता चला कि रंजन का मासिक वेतन 12% इंक्रीज हुआ। तो प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। आशा करता हूं कि ये अब तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं कि अच्छे से वर्क कर रहा है। वीडियो अपना अच्छे से चल रहा है। तो आगे का प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं हम अच्छे से कि प्रश्न क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए, तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न बताओ। यानी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा प्रश्न संख्या 5।
5 के अंदर ऐसा है कि हमें x बटा वाई कुछ भिन्न अपने को माननी होती है। मानने के बाद वो कहता है कि अंश जो भिन्न है उसके अंश के अंदर 10% का इंक्रीज है और हर के अंदर 5% का डिक्रीज करने के बाद ये जो भिन्न है ना ये 4/5 हो गई है। तो बताओ वो भिन्न क्या थी। तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर, देखो मैथ को करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन तरीका ऐसा सीखो या इस तरीके पर प्रैक्टिस करो जिससे क्या है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में हो पाए। तरीके बहुत सारे ऐसी ट्रिक हैं जिसको एक बार समझ लेते हैं, एक बार आने लग गया फिर भूल जाते हैं बार बार करना क्या है। तो मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप याद रहेगा हमेशा के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सीखने का प्रयास करते हो, तो नहीं करते हो तो क्या है उसमें। अब x बटे वाई जो है ये आपके पास एक भिन्न है। क्या है भिन्न, ये भिन्न का हमारे पास क्या है अंश है बिल्कुल, और ये हमारे पास क्या है इसका हर है। तो अंश और हर हमने लिखा। ये कह रहे हैं अंश के अंदर 10% की वृद्धि। तो 10% की वृद्धि हमेशा याद रखना, अगर परसेंटेज के अंदर जैसे 10% की वृद्धि लिखता है 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि किस में होता है, परसेंट का मतलब हमेशा याद रखना 100। तो यानी कि वो 100 में वृद्धि कहेगा, यानी कि 10% की वृद्धि का मतलब 110% हुई वो चीज। 5% की कमी का मतलब 100 में से कम करना है 5, यानी कि 95%। तो हमें इस प्रकार जो है वो चीजें थोड़ी सी देखनी होती है। तो हमें कहा है कि 10% की वृद्धि, तो हमने कहा इसके अंश में 10% की वृद्धि यानी 110। फिर कहा कि हर के अंदर 5% की कमी यानी कि 95। फिर ऐसा करने से हमें जो भिन्न प्राप्त हुई है वो 4/5 प्राप्त हुई है। तो वो कह रहा है कि बताओ ये जो x बटा वाई भिन्न थी ना ये क्या थी। तो ठीक है बताएंगे हम। अब इसको कैलकुलेशन करना है, इसको देखो ये समीकरण है। तो बराबर के अंदर आपको पता होगा कि ऊपर ये जो नीचे वाली नीचे कट जाती है, ऊपर वाली ऊपर से कट जाती है, और या फिर इनका वज्र गुणा करना होता है ऐसे तिरछा। तो वज्र गुणा करने से पहले हम इनको छोटा कर लेते हैं। 5 के भाड़े से काटा 19 बार, और इसको मैं हाफ कर देता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ, यानी कि 2 के भाड़े से मैं कट कर देता हूँ। ये 55 हुआ। अब 55 होने के बाद सीधा इनको कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। यहाँ पर बचा हमारे पास 55x बराबर बचा 38y। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इनको बहुत जल्दी कर पाता हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा करना होता है और ये करना जरूरी भी है। तो प्लीज कृपया करके ये ना सोचें कि इस प्रकार तो हमें भी आता है, हम भी कर लेते हैं इतना स्पीड। तो आप अगर कर लेते हो तो आप करो ना, फिर बढ़ाना स्टार्ट करो। तो दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि मीन ना किया जाए चीज़ों को समझने पर फोकस किया जाए तो अच्छा है। तो 55x बराबर 38y इतना अपने को मिलने के बाद इस समीकरण को हमें हल नहीं करना, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार ये चीजें चलती है। तो आप देखो अगर इस y को आप इस साइड लेके जाते हो तो ये पहले y को मत लेके जाओ, आप इस 55 को इस साइड लेके जाओ। 55 को आप इस साइड लेके जाओगे तो क्या ये 38 के नीचे 55 आएगा ऐसे, ठीक है। और क्या इस y को अगर इस साइड लेके आओगे तो क्या इसके नीचे y आएगा। तो x का मान 38 और y की वैल्यू 55। लेकिन हम ऐसा क्यों करें, हम सीधा दिमाग क्या लगाएंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि अगर ऐसा मिले हमें कभी भी 55x बराबर 38y, तो हमें क्या करना है कि जो वैल्यू x के साथ है वो वैल्यू होगी y की, और जो वैल्यू y के साथ है वो हमें x की वैल्यू होगी। तो हम सीधा x बटा y हमें पता करना है, हम सीधा लिखेंगे x का मतलब 38 और y का मतलब 55। तो यानी कि पता चला कि 38/55 वो है भिन्न है हमें हमारे पास 38/55, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 के अंदर कहा गया है कि यदि एक भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी कर दी जाए तो भिन्न जो है 6/7 प्राप्त होती है, और जो भिन्न दी हुई है वो y/x दी हुई है। तो y/x एक भिन्न है हमारे पास, y/x भिन्न है। इसको जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसके अंश में 12% की वृद्धि यानी कि 12%, और इसके हर के अंदर 2% की कमी यानी कि 98%। ऐसा करने से हमें 6/7 की प्राप्ति हुई। तो हमें y/x बताना है। तो देखो 7 से ये कटेगा, हम जानते हैं 14 सत्ते 98, और फिर ये कटेगा, देखो कितनी बार कटेगा देख लेते हैं। तो देखो इसको मैं 2 के भाड़े से कट करता हूँ 3, और इसको 2 के भाड़े से कट करता हूँ तो 56, और ये तो 14 चौके 56। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 4y, और इस साइड मिलेगा 3x। तो ये इसको अब हल क्यों करेंगे, हमें सीधा चाहिए भिन्न y/x, यानी y की वैल्यू कौन सी होगी जो x के साथ है, और x की वैल्यू कौन सी होगी जो y के साथ है, यानी वो भिन्न क्या होगी 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा ए में। तो ए नंबर ऑप्शन को आप टिक कर लेना। तो प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं अभी।
संख्या 7 में दिया गया है कि यदि आय में 500 रुपए की वृद्धि की जाए, आय में 500 रुपए की वृद्धि की जाए, उपभोग में कितनी वृद्धि होगी, मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवर्तक। अब आपको इसमें दिया हुआ है कि आय में वृद्धि दी हुई है आपको 500 और उपभोग में वृद्धि आपको निकालनी है। उपभोग में वृद्धि आपको फाइंड करनी है और साथ में जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो अपने पास दी हुई है, जिसको बोलते हैं MPC, जो हमारे लिए 0.5 दी हुई है। तो हमें पता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, देखो ऐसा प्रश्न आपने आज तक नहीं देखा होगा अगर आपने ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर को सॉल्व नहीं किया अभी तक। तो ये ग्रुप डी के अंदर आया हुआ था 2022 के अंदर शिफ्ट 1 के अंदर। तो देख लेते हैं इसको। तो इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो आप देखो ये जो सीमांत उपभोग प्रवर्तक है ना, इसका फॉर्मूला क्या है वो समझो पहले। तो सीमांत उपभोग प्रवर्तक है ना, वो आपके पास क्या है कि जैसे कि आप लिखो आय में वृद्धि, क्या लिखोगे, एक बार मैं चेक करता हूं इसको। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि जैसे 0.5 बराबर 500 x, अगर x मानते हो आप ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या है ऊपर लिखना है, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं MPC का। MPC का फॉर्मूला हमारे पास है उपभोग में वृद्धि बटा क्या आएगा, आय में वृद्धि, ठीक है। तो MPC क्या होता है, उपभोग में वृद्धि बटा आय में वृद्धि। तो अगर ये अपने को याद है तो ये प्रश्न होगा। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था कि किस प्रकार ऊपर उपभोग में वृद्धि है या आय में वृद्धि होगी, लेकिन कर लिया तो ठीक है। तो MPC पूछा नहीं मैंने किसी से, मैंने खुद किया है तो कर लिया। तो MPC उपभोग में वृद्धि और आय में वृद्धि। तो आय में वृद्धि हुआ, तो आय में वृद्धि कितनी है 500। तो ठीक है जी, थोड़ा इसको मैं इसको हटा देता हूँ, यहीं पर करता हूँ। तो उस साइड आपके प्रश्न दिखेंगे, आपको उस साइड प्रश्न दिखेंगे। तो MPC हम निकाल रहे हैं पहले। तो MPC हमारे पास कितना है, 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो उपभोग में वृद्धि कितनी है, उपभोग में वृद्धि अपने पास 500 है, सॉरी उपभोग में वृद्धि हमें फाइंड करनी है, इसको x मान लिया, और आय में वृद्धि हमारे पास 500 है। ये तो पॉइंट हटेगा 0 और ये कट 0, तो ये इतना x की वैल्यू आई 250 हमारे पास, कितनी 250। तो हमें पता चल गया कि जो उपभोग में वृद्धि थी ना वो कितनी आई है 500, सॉरी 250। तो उपभोग में वृद्धि कितनी मिली हमें 250, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करने से पहले मैं एक बार वीडियो चेक करता हूं, क्या वीडियो वर्क अच्छे से कर पा रहा है। तो वीडियो हमारा अच्छे से चल रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तो एक कंपनी की कुल आय एक वर्ष से 2 वर्ष में 30 लाख से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। तो एक मिनट दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 8 को शुरू करते हैं। तो एक कंपनी की कुल आय एक वर्ष से 2 वर्ष में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई और तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तो तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने प्रारंभिक वर्ष के आय में कितने % की वृद्धि हुई। देखो सिंपल प्रश्न है, समझा देता हूं मैं। कह रहा है कि इसने ना प्रथम वर्ष, सेकंड वर्ष और तीसरा वर्ष, यानी 3 वर्ष है इसके पास। तो पहले वर्ष से लेकर दूसरे वर्ष तक ना इसने 30 लाख से 50 लाख रुपए हो गए इसके पास, फिर तीसरे वर्ष तक जाते जाते 60 लाख रुपए हो गए। तो कह रहा है प्रारंभिक से लेकर अंतिम तक कितने की वृद्धि हुई, इसके आय के अंदर। तो ये तो देखो इसका तो कोई काम ही नहीं है ना बीच में, क्योंकि ये तो दूसरे साल पर हुआ और ये पिछला प्रारंभिक से एंडिंग तक। तो प्रारंभिक से एंडिंग तक बताओ कितने की वृद्धि हुई है 30 की, किस पर 30 पर उन्हें 100। तो बताओ इसमें कितना मिलेगा हमें 100%। तो यानी ये तो सिंपल प्रश्न है कि 100% का इसके पास इंक्रीज हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 9 को करते हैं। तो सिंपल प्रश्न है, इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर अच्छे प्रश्नों को देखेंगे।
तो प्रश्न संख्या 9 देखो, 1 किग्रा मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकेल है। तो यानी कि 1 केजी यानी कि 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम, कितना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कोई एक मिश्रण है यानी कि धातु है कोई, तो मिश्र क्या है, मिश्र धातु, ठीक है धातु है 1 केजी की, जिसके अंदर हमारे पास रेशियो दिया हुआ है मिश्र धातु के अंदर कि एक तो हमारे पास कॉपर है, एक हमारे पास इसमें जिंक है और एक हमारे पास इसमें निकेल है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं इसमें, कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर हमारे पास 32% है इसमें और जिंक हमारे पास 40%, तो इनको ऐड करो 72, तो बचा 28 जो कि निकेल, 28% हमारे पास निकेल है। तो ये 3 हमारे पास रेशियो हमारे पास है, इनको हम पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। ये 32% है, परसेंट कैंसिल होगा सभी का पहले तो, फिर मैं इनको देखो इनको कट कर लेते हैं 7, 10 और 8, यानी कि मैंने इनको 4 के पहाड़े से कट कर दिया सभी को, तो हमारे पास रेशियो मिला 8, 10 और 7 का। तो इन सभी को पहले ऐड करते हैं तो हमारा कितना 1000 ग्राम के बराबर होगा, यानी कि ये तो आप जानते हो ना, यानी कि ये 1000 ग्राम है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है और ये हमारे पास रेशियो की वैल्यू है, यानी कॉपर, निकेल और जिंक का ये रेशियो है उसके अंदर 10, 15 और 25 टोटल, यानी कि 25 जो है इस 1000 ग्राम की वैल्यू है। हमें सिर्फ चाहिए कॉपर कितना है इसमें, यानी कि 8 की वैल्यू चाहिए। देखो 25 चौके यानी कि ये हुआ 40, 8 चौके 32 यानी कि 320 ग्राम, 320 ग्राम जो है हमारे पास इसमें क्या है कॉपर। तो हमारे इस 8 की वैल्यू 320 ग्राम हुई, और अगर हम ऐसे इसकी निकालते तो कितना आता 400 ग्राम, और ऐसे अगर इसकी निकालते तो 7 चौका 28, 280 ग्राम टोटल। हम अगर ऐड करते इन सभी को तो मुझे लगता है कि 1000 ग्राम हमें मिल जाता, तो ठीक है। तो इसी प्रकार हम तीनों को निकालिए, लेकिन हमें सिर्फ कॉपर का निकालने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने 320 ग्राम निकाल लिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 के अंदर कहा गया है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है, शेष वेतन का 75% खर्च करता है और 425 रुपए बचाता है उसका मासिक वेतन। देखो ये आपको भी आता होगा जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है। अब जो बिल्कुल ही फ्रेश बच्चा है उसको तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत तैयारी करता है कंपटीशन की तो उसको ये आइडिया हो गया होगा इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है। तो ये कह रहा है उसका कोई मासिक वेतन है, तो हम मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन x रुपए है। अब अगर उसका मासिक वेतन x रुपए है, जिसमें से वो 15% तो पहले ही ऋण दे चुका है, 15% तो ऋण दे चुका है, फिर कहता है इतना बचा लिया। तो हमें देखो एक चीज बताओ, पहले तो मैं आपको ये प्रश्न करने से पहले या इस प्रकार के बहुत सारे आगे प्रश्न आएंगे, उनका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो सीख लेते हैं। तो आप एक ताकड़ी जानते हो क्या, तोला जिसको कहते हैं, ताकड़ी के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से कुछ बना होता है और एक साइड इस साइड कुछ होता है और एक साइड इस साइड अपने पास सामान रखने के लिए होता है। तो हम इन दोनों को इक्वल कब कहते हैं, जब इस जगह उतना ही समान हो और उस जगह भी उतना ही समान हो, यानी उसके वेट के बराबर समान हो, हम उनको कहेंगे इक्वल है, यानी कि बराबर का चिन्ह होता है। यानी कि अगर ये बीच के अंदर जो कांटे का निशान होता है, जो ये बीचों बीच अगर सही है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इक्वल है, यानी ये वैल्यू वेट के अंदर बराबर है, ठीक है। तो इसी प्रकार इन प्रश्नों में करना होता है कि जो यहाँ पर जो वैल्यू है ना, वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, थोड़े अलग फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू हो, कुछ अलग चीज हो, या कुछ अलग चीज हो, लेकिन उनका जो वेट है ना, जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब वेट सेम है। वैल्यू तो समान के अंदर तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो वेट है ना, तो वो प्रश्नों के अंदर तो ऐसा तो है नहीं भी ये प्रश्न महंगा है और ये सस्ता है, उसमें तो ऐसा होने से रहा। तो प्रश्न के अंदर क्या ये वैल्यू हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वही वेट के अंदर वैल्यू, यानी उसकी जो मान है ना, क्वांटिटी देखते हैं तो वो उनका इक्वल होगा। अगर इसको हल करेंगे इस साइड वाले को तो भी उतना ही मिलना, और इस साइड वाले को हल करेंगे तो भी उतना ही मिलना है हल। तो यानी कि जो बराबर करते हैं ना, तब इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। तो हमें हर प्रकार के प्रश्नों के अंदर बैलेंस करना आना चाहिए। संतुलित अगर करना आ गया परसेंटेज के प्रश्नों में तो आप हर प्रश्न को हल कर लोगे। तो मैं आपको 10 नंबर प्रश्न के अंदर ये संतुलन मेथड लगा के दिखाता हूँ। तो बच्चों इसके बाद कितना बचा, 15% करने के बाद 85% बचा क्या, बिल्कुल ठीक बात। तो यानी कि 85% उसके पास बच गया। अब जो बचा है ना, उसमें से वो क्या कहता है 75% खर्च कर रहा है। तो 75 पहले क्या किया, इसमें से उसने 15% की चुकौती की। अब 15% की ये मैं मान लो किसी को ऋण दिया, तो x का 15% देने के बाद 85% बचा। फिर इसी में से उसने 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब
और 75% अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना 25%। अब मैं ये बचने वाला क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सामने जो इसके दिया हुआ है ना वो बचने वाला दिया हुआ है कि 425 उसने बचा लिए। तो क्या मैं बताऊँ उस जो मैंने वो ताकड़ी वो माना ना, जो ताकड़ी बनाई थी मैंने या तोला बनाया था, वो क्यों बनाया था कि एक्स है उसका 15% खर्च करने का इतना बचा, फिर उसका 75% खर्च करने का इतना बचा, जो कि 425 के बराबर है। तो ये राशि कौन सी है, शेष राशि जो बची हुई वो है, और ये राशि तो वही है ना जो शेष बची हुई है, क्यों एक्स टोटल थी उसमें से इतना खर्च किया फिर इतना खर्च किया, यानी ये भी तो बचा हुआ ये भी बचा हुआ, तब हम ऐसे इक्वल करते हैं। तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, एक्स 15% गुणे 75%, क्योंकि ये तो खर्च किए है ना, खर्च किए तो हमें टोटल राशि पता होती है, अगर टोटल राशि पता होती तो उसमें से अगर हम इसको घटा देते कौन बचत को, तो हमें खर्च पता जाता, उस खर्च को अगर बराबर करते तो आंसर सही भी आ जाता। लेकिन हमारे पास खर्च तो दिए ही नहीं है ना कंप्लीट, कितना खर्च किए वो तो हमें परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है कि 15% पहले खर्च किए मान के चलो और 75% बाद में खर्च किए। तो हम जानेंगे कि 85% बचाया, फिर यहाँ तक 25% बचाया, ये बचाने के बाद में हमें ये तो एक्स का इतना बचा, फिर ये 425 के बराबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लंबा ले गया हूँ, लेकिन ये सीखना जरूरी है। क्या है, जरूरी है। तो इस प्रकार करने के बाद हम इसको काटते हैं, देखो तो देखो सॉरी दोस्तों, ये क्या है कि 425 था ना, इस तरह से कटेगा तो 25 बार आएगा, नॉर्मल सी बात। देखो 17 2 34 और 6 बचा 2 85 हो गए, तो 17 पर 85, यहाँ हमने क्या 7 का लिख दिया इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो 85 8 और गुना करेंगे 25, 250 गुने 8 करो 25 8 200 और ये 2000, तो हमें ये 2000 मिला जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ये तो कई बार देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो हो जाता है प्रॉब्लम। तो आगे प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखने से पहले थोड़ा मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। तो वीडियो हमारी ठीक चल रही है, तो टाइप सेकंड को शुरू करते हैं। तो परसेंटेज के अंदर टाइप सेकंड, यानी ये टाइप फर्स्ट था, अब टाइप सेकंड को हम शुरू करेंगे। टाइप सेकंड के अंदर हम एबी रूल के नियम पर प्रश्नों को हल करेंगे। अब एबी रूल क्या है तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलता है। तो पढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है इस पर वो दिया हुआ है कि यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है तो पानी की कीमत दूध से कितने लगभग प्रतिशत कम है। देखो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, अगर नंबरों के अंदर सीधी डायरेक्ट बात की जाए यानी परसेंटेज की बात ना की जाए तो सिंपल है। जैसे कि अगर एक लड़के के पास 50 रुपये हैं और दूसरे लड़के के पास 30 रुपये हैं, तो 30 रुपये वाला कहता है कि आपके पास कितने ज़्यादा है, वो बोलेगा मेरे पास आपसे 20 रुपये ज़्यादा है। लेकिन 50 वाला अगर पूछता है कि आप मेरे से कितने कम हो, तो वो भी सेम आंसर देगा 20 रुपये कम है। लेकिन अगर ये वैल्यू परसेंटेज के अंदर बात की जाए कि 50 रुपये वाला कहे कि आप कितना परसेंट कम हो, या 30 रुपये वाला कहे कि आप कितना परसेंट ज़्यादा हो, तो परसेंट के अंदर वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। वो क्यों ऐसा होता है वो हम अभी जान लेते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है, तो दूध की जो कीमत है हमारे पास, दूध की कीमत जो है वो पानी से 15% अधिक है। दूध की कीमत तो ज़्यादा ही होगी, 15% अधिक है, यानी कि अगर ये वैल्यू 100 है तो ये वैल्यू हमारे पास 115 है। वैसे भी अगर आपको 15% की फ्रैक्शन याद है तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर लोगे। लेकिन मैं ये सिंपल था, इसको ज़्यादा मैं हुआ नहीं बनाता हूँ। तो ये 100 से 115 हुआ। फिर अब ये पूछ रहा है कि ये जो पानी है ना ये कितना कम है, ये कितना कम है बताओ, ये 15 कम है ना, बिल्कुल 15 कम है। लेकिन हमेशा नीचे जो क्या आएगा, ये 15 कम है, लेकिन किस से कम है ये हमेशा याद रखना। नीचे क्या आएगा, किस से कम, या फिर ज्यादा का प्रश्न होता है ज्यादा आएगा, तो ये हमेशा याद रखना किस से कम या किस से ज्यादा। अगर ये आप समझ लेते हो, ऊपर तो हमेशा जो अंतर आएगा इन दोनों का कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, नीचे हमेशा किससे ज्यादा है किससे कम। अब ये कह रहा है कि दूध पानी से कितना कम है, तो हमने कहा कि 15 कम है। कितना कम है, 15 कम है। लेकिन मैं ये प्रश्न करता हूँ किससे कम है, तो 115 से कम है। तो 115 गुने 100, क्योंकि अगर बात कम की हो रही है ना तो कम लिखेंगे, किससे कम है, 115 से कम है। तो इसे हम काटेंगे तो देखो 5 के भाड़े से काटो इसको 3 बार, और 5 के भाड़े से काटो तो 3 और 3 33,
नहीं सॉरी, तो 5 3 15 23, सॉरी, तो 23 आ गया। अब देखो 300/23 तो हमें हल करना है, तो ये हम कर लें। देखो 300/23 करो तो 23 एकम 23 बचे 7 70 और 23 2 46, 23 3 69 तो 1 बचा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में 13 सही 1/23 सही 1/, देखो 13 तो इसका जो भागफल आया यानी कि 13 सही 1/23 जो है इसका आंसर है हमारे पास। तो प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट करने के बाद 12 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक होगा। तो ये देखो कह रहा है कि जो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 20% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन हमें पता है 1/5 है, यानी अगर ये वैल्यू 5 है तो उसे 1 कम यानी कि ये वैल्यू 4 होगी। तो ये पूछेगा कि जो बी है ना वो कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, एक किस से अधिक है, तो 4 से 100, तो ये तो वैल्यू कितनी आएगी 25%। ये तो आप खुद भी कर लेते। क्वेश्चन संख्या 13 को देखते हैं। 13 में कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो ये ए की जो आय है प्रश्न संख्या 13 है, जिसे कहा गया है कि ए की आय जो है बी की आय से 30% अधिक है, तो इससे 30% अधिक है, 30% अधिक है तो ये 10 तो ये 13, तो ये पूछेगा ये बी जो है कितना कम है, तो 3 कम है, किससे कम है 13 से 100, तो 300/13 करोगे तो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, तो आप कर लो 300/13, तो 13 2 26, तो हमारे पास बचेगा 4 40, 13 3 39 बचेगा 1, यानी कि 23 है 1/13, जो कि ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा डी के अंदर, बिल्कुल। तो ये डी के अंदर आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब हम 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 के अंदर दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने % कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अगर इस प्रकार के आपको प्रश्न मिलते हैं तो उनको मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको हैंडल करना है या किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको मिलेगा कि कोई भी दो कंपोनेंट या दो वैल्यू का गुना करके और तीसरी वैल्यू हमें प्राप्त होती है। जैसे कि आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से मिलता है, यानी कि दो वैल्यू का गुना होकर एक तीसरी वैल्यू हमें मिल रही है। जैसे कि हम आयतन ज्ञात करते हैं तो हम 3 वैल्यू को गुना करते हैं। जैसे हम घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुना करने से हमें घनाभ का आयतन मिलता है, यानी कि 3 वैल्यू को गुना किया तो हमें एक वैल्यू प्राप्त हुई। जब इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं ना, जब 2 की गुणा करने से 1 मिले, 3 की गुणा करने से एक चीज मिले, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर ये वर्क करता है, जो कि 14 नंबर प्रश्न है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे आपने कोई भी दो वैल्यू का गुना किया तो हमें तीसरी वैल्यू मिली, या फिर आप कोई भी 3 वैल्यू का गुना करो और हमें एक चौथी वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ये वर्क करता है। तो अब देखो ये प्रश्न जो है इसके अंदर कुछ पॉइंट है, इसके अंदर एक दिया होगा आपके पास मूल्य, फिर हमें इसमें दिया होगा खपत, और फिर हमें इसके अंदर एक मिलेगा खर्च या जिसको हम कहेंगे व्यय। इन तीनों चीजों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लोगे। तो पहला जो है मूल्य का मतलब है प्राइस, यानी कोई वस्तु कितने रुपए की है तो वो उसका मूल्य है। फिर आता है खपत का मतलब है भी आपने कितना चीजों को कंज्यूम किए, यानी कितना चीजों को आपने यूज कर लिया। और खर्च यानी व्यय, यानी कि टोटल अमाउंट है आपका कितने रुपए खर्च हुए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान के चलो 20 रुपए किलो जो है चीनी है हमारे पास, 20 रुपए किलो, तो यानी 20 रुपए की चीनी है। देखो वास्तविकता के साथ ना जाया जाए, सिर्फ समझने के लिए एक एग्जांपल ये है, तो ध्यान से समझे। तो मूल्य जो है 20 रुपए है, और खपत जो है आप मान के चलो 1 kg है, यानी 1 kg आपने कोई वस्तु खरीदी जो कि 20 रुपए की है, और आपका टोटल खर्च कितना हुआ। फिर 1 किलो 20 रुपए की है तो 20 रुपए का ही खर्चा हुआ क्या, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ 2 kg, आपने 2 kg चीनी खर्च की, तो आप टोटल कितना मानोगे, 40 रुपए आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए।
तो 40 रुपए खर्च कर दिया ना, ये तो आपके खर्चा हुआ यानी व्यय हुआ। खपत आपने 2 kg की, मूल्य आपका 20 रुपए था उस 1 किलो वस्तु का। तो यानी कि मूल्य, खपत और खर्च के अंदर डिफरेंस पता चल पा रहा है आपको। मूल्य का मतलब 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, मतलब 20 रुपए का उसका भाव है, और खपत का मतलब 2 kg, और खर्च यानी कि आपने टोटल कितना अमाउंट खर्च किया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको खर्च जो है ना वो बढ़ाना नहीं है, यानी कि इसको तो सिर्फ 40 रुपए ही रहना चाहिए, यानी आपकी जेब में 40 रुपए ही है, लेकिन आपको चीजें खपत यानी कि जो है ज्यादा इसको बढ़ाना है, इसको क्या करना है, बढ़ाना है। आप कह रहे हो कि मुझे 40 रुपए ही है, लेकिन मुझे 3 किलो या 4 किलो चीनी चाहिए। अब अगर आपको ये 4 किलो चीनी चाहिए तो आप क्या करोगे बताओ। आपके पास रुपए 40 ही हैं और आपको क्या चाहिए, 4 किलो चीनी चाहिए। अब 4 kg चीनी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है ना, अब इन दोनों का गुणा करके ये वैल्यू प्राप्त हो रही है हमें। तो हमें पता है कि अगर हम मूल्य को 5 रुपए कर देते हैं, 5 रुपए किलो चीनी कर देते हैं, तो क्या 4 किलो चीनी, सॉरी यहाँ पर अगर 10 रुपए कर देते हैं अपने 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, तो 4 किलो चीनी 40 रुपए की मिलेगी। तो हमको करना क्या हुआ कि अगर ये वैल्यू फिक्स है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, अगर खर्च फिक्स है ना, तो हमें अगर खपत को अगर बढ़ाओगे आप तो मूल्य को कम करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं जो है ना मूल्य को बढ़ाता हूँ, यानी कि मैं थोड़ी क्वालिटी की चीज लेके आऊंगा, यानी कि 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, यानी 1 kg का 40 रुपए देकर आऊंगा, यानी कि अच्छी चीज लेके आऊंगा, तो आपको सिर्फ 1 kg ही चीनी मिलेगी। तब आपको ये 40 रुपए का पूरा जो है ओवरऑल जो आप इस पर कर पाओगे वैसे बैलेंस। ये 40 रुपए आपको खर्च करना है, तो आपने 40 रुपए खर्च किए, 1 किलो चीनी 40 रुपए के हिसाब से, भी आपको क्वालिटी अच्छी मिली, क्योंकि आपने 40 रुपए पर केजी के दिए हैं। यहाँ पर आपने 4 kg 10 रुपए के भाव से लेके आए हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर आप खपत को बढ़ाते हो तो आपको मूल्य को कम करना होगा, अगर आप मूल्य को बढ़ाते हो तो आपको खपत को कम करना होगा, क्योंकि आपका जो खर्च है ना वो आपका कांस्टेंट है, यानी कि उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं चाहिए इनको। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आपको देखो कल कोई ऐसा प्रश्न कहेगा कि उसके खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो, खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो, बताओ मूल्य के अंदर कितने % का अगर इंक्रीज हुआ है, तो आपको 100% ये कहेगा खपत में कितने % का डिक्रीज करे। अगर इस प्रकार के प्रश्न में ऐसा मिलता है कि खर्च जो है वे जो है उसमें वृद्धि नहीं हो रही, अपरिवर्तित रहे, और फिर कहे कि खपत इतने % की इंक्रीज हुई है, तो 100% आपको मूल्य के अंदर ये कहेगा कि कितने % की कमी करनी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं अभी, जो कि प्रश्न संख्या 14 है उसको हम देख लेते हैं, जिस प्रकार हमने इसको हल करना है। तो अभी देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को, जिसमें कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को, अब देखो मूल्य के अंदर 30% की वृद्धि हुई है, तो मूल्य के अंदर 30% की वृद्धि होने का मतलब पहले तो था ये 10 और फिर हो गया 13, क्योंकि 30% की फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो ना आप, 30% का मतलब 3/10, 3/10 यानी कि 10 से वैल्यू कितनी हुई 13, तो ये हमारे पास मूल्य था। अब ये कह रहा है कि बताओ खपत के अंदर, अब खपत के अंदर पहले तो यहाँ पर बताओ वृद्धि हुई है ना, इसने वृद्धि कर दी 10 से 13 कर दिया, तो खपत के अंदर इसको डिक्रीज करना होगा। अगर ये जो है इस खर्च को अपरिवर्तित रखना चाहता है, तो ये कह रहा है कि खर्च को अपरिवर्तित रखना है, खर्च यानी व्यय में कोई वृद्धि न हो, यानी कि व्यय में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, तो खपत को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो अगर मूल्य के अंदर इंक्रीज हुआ है तो आप क्या करो, सीधा सिंपल सा करो, इस 13 को इस साइड लेके आओ, 10 को इस साइड लेके आओ, सीधा गुणा करो, कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है, मतलब 3 की कमी हुई है कितने पर, 13 पर, गुने 100। अब 300/13 तो हमने अभी किया था कि 23 से ही 1/13% का डिक्रीज मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर, मेरे ख्याल से मैं आपको अभी देखकर बताता हूं, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो है इसका आंसर हमें मिलेगा, 23 से 1/13% की डिक्रीज हुआ। अब इसी प्रकार का प्रश्न जो है 15 नंबर, उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 15, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो गृहिणी को अपनी चीनी की खपत को कितने % बढ़ाना चाहिए ताकि उसके खर्च पर चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो खर्च अपरिवर्तित कह रहा है और कीमत के अंदर 20% कमी कर दी। अब कीमत यानी मूल्य के अंदर कमी हुई है तो क्या खपत को बढ़ाना होगा। कीमत यानी कि पैसे, मतलब कम रुपए की वस्तु लेके आ रहा है तो ज्यादा चीजें आएंगी यानी खपत के अंदर इंक्रीज मिलेगा। तो ये वही कह रहा है खपत को कितने % बढ़ाया जाए। तो सिंपल प्रश्न है कि ये आपको तीनों याद होना चाहिए। ऐसे मूल्य के अंदर कितना % का कह रहा है, 20% का डिक्रीज करना है। अब 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 से कितना कर रहा है 4, ठीक है। अब खपत यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है और यहाँ पर खर्च तो अपरिवर्तित रहना चाहिए। और खर्च अगर अपरिवर्तित रहना चाहिए तो इसको 4 को इस साइड लेके आओ और 5 को इस साइड लेके आओ। तो अब तो कितने का डिक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है खपत के अंदर, 1 का।
किस पर 4 पर गुने 100, ये आपको 25%, तो 25% का इस पर इंक्रीज करना होगा। इसको आपने डिक्रीज कर दिया, मूल्य को 5 से 4 कर दिया, आपको खपत को 4 से 5 करना होगा, तब आपका खर्चा परिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपको दिया हुआ है, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। तो ठीक बात है, तो ये जो प्रश्न है ना, इसको आप ध्यान से समझो। ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि अगर आप दूरी और समय और चाल के कॉन्सेप्ट को जानते हो तो इस प्रश्न को आप हल कर लोगे। वैसे मैंने इसका मूलभूत जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं पहले बता चुका हूँ, यानी कि कोई भी दो वस्तुओं का या तीन वस्तुओं का नहीं कह सकते, 3 डाटा का गुणा करने से, जैसे मान के चलो कि 3 आंकड़े हैं या अलग अलग, उनका गुणा करने से एक चौथा आंकड़ा आपको मिल रहा है, तो ये उस जगह कॉन्सेप्ट काम करता है, जैसे कि घनाभ के आयतन पर, जैसे कि आयत के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये दूरी और उस कॉन्सेप्ट पर है। तो मैं आपको ये चीज समझाता हूँ, क्या जो दूरी होती है, दूरी तो हमें पता है 4 गुणे समय होती है क्या, देखो सही बात है, यानी कि अगर हम 4 और समय का गुणा करेंगे हमें दूरी मिलेगी, 4 और समय का गुणा करोगे दूरी, यानी 2 वैल्यू का गुणा करने से तीसरी वैल्यू मिल रही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। तो समय के अंदर ये 20% की कमी कर रहा है। तो देखो, अगर ये समय के अंदर कमी करेगा तो क्या चाल को बढ़ाना होगा क्या, क्योंकि दूरी तो फिक्स है ना, अब दूरी थोड़ी घट जाएगी। अगर कोई जैसे कोई शहर या कोई गांव है तो वो तो फिक्स डिस्टेंस का है, तो दूरी थोड़ी चेंज होगी या डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो आप अगर समय को आपने कम किया, समय को कम करने का मतलब है आप चाहते हो कि आप 1 घंटे की जगह आधे घंटे में पहुंचो, तो ये कैसे पॉसिबल है, दूरी वो सेम है और आपको आधे घंटे में पहुंचना है 1 घंटे की बजाय, तो यानी टाइम को आपने डिक्रीज किया, तो क्या चाल को इंक्रीज करना होगा, बिल्कुल चाल को स्पीड करोगे तभी तो 1 घंटे की दूरी को आधे घंटे में तय कर पाओगे। ठीक है, तो ये अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो इसको आप ऐसे थोड़ा लिख लिया करो, ऐसे लिखने से क्वेश्चन थोड़ा हल जल्दी हो जाता है। कैसे, आप ऊपर लिखो दूरी लिखो, नहीं सॉरी, ऊपर आप लिखो चाल, आप लिखो समय, कैसे भी लिख लो चाहे, लेकिन इसमें समय दिया हुआ है ना, तो आप पहले समय लिख लो, तो ये समय लिखो, फिर आप चाल लिखो और फिर आप दूरी लिखो। ठीक है, अभी इन दोनों का गुणा करने से ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार लिखने से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। समय का क्या करें कि 20% कम करना है समय को, 20% कम करने का मतलब 1/5 है, यानी 5 से कितना करना है इसको 4। अब 4 के अंदर कितने % की मैं कमी करूं, तो समय को मैंने कम कर दिया, 4 में वृद्धि करनी होगी। दूरी क्या है, ये फिक्स है दूरी, तो अब दूरी फिक्स है, ये समझना पड़ेगा, दूरी फिक्स है, तो 4 इस साइड आएगा और 5 इस साइड आएगा। अब देखो कितने का इंक्रीज करना होगा, 1 का, 1/4 यानी कि 25% का हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज दोस्तों 16 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, तो कल इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हो सकता है मैं ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद जस्ट अभी एक वीडियो बना लूँ, वरना अगर ये अभी वीडियो बनी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल एक वीडियो आपको आगे के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो आप अपने जो 2 टाइप कंप्लीट हो गए, पहला टाइप और दूसरा टाइप, टोटल 1 से लेकर 16 प्रश्न जो है हमने अच्छे से समझे। आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करना, थोड़ा मेरा क्या बेसिक से समझाने की आदत है पहले दिन से ही, तो आप उस चीज़ को मैनेज करना, वरना प्रश्नों को उड़ाना तो मैं भी जानता हूँ। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी।